बच्चों, आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। क्या है समांतर या फिर पार्श्वक्रम संयोजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारी पिछली क्लास श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कनेक्शन को अटेंड नहीं किया था, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अब पैरेलल कनेक्शन। इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक रूम में। देखिए, हम आ गए एक रूम में और यहां आपको दिख रहे हैं तीन अप्लायंस। एक है टीवी, एक है फैन और एक है ये लैंप। तो चलिए इन्हें हम स्विच ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, हम इस स्विच से टीवी को ऑन करते हैं, सेकंड वाले स्विच से हम कर रहे हैं फैन को ऑन और इस थर्ड वाले से हम कर रहे हैं इस लैंप को ऑन। तो आपने देखा कि हम यहां पर एक पर्टिकुलर स्विच से एक पर्टिकुलर उपकरण को हम ऑन कर पा रहे हैं। चलिए इन्हें ऑफ करके भी देख लेते हैं। हम पहले इस टीवी को स्विच ऑफ करते हैं। देखिए, इस स्विच से हमने इसे ऑन भी किया था और इससे ही ये ऑफ भी हो जा रही है। अब हम करते हैं ऑफ इस फैन को। देखिए, ये फैन ऑफ हो चुका है। और अब देखिए, आप इस लैंप को हम ऑफ करके देखते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमने देखा कि हम इन अप्लायंस को इन पर्टिकुलर स्विच से ऑन या फिर ऑफ कर पा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम इस टीवी को स्विच ऑन करके देखते हैं। देखिए, ये टीवी हो गया स्विच ऑन। अब की बार हम इस फैन को ऑन ना करके देखते हैं क्या इस फैन को ऑन किए बिना क्या ये लैंप ऑन होता है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, लैंप अभी भी ऑन हो जा रहा है। और अब हम ऑन करते हैं इस फैन को। देखिए, कुछ इस प्रकार से। तो फैन भी हमारा ऑन हो चुका है। तो हम यहां कह सकते हैं हम इन सेपरेट स्विच से यहां पर को इन उपकरणों को ऑन या फिर ऑफ कर पा रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा ही जो सर्किट है हमारे घरों में होता है, जिससे हम अलग अलग उपकरणों को अलग अलग स्विच से कंट्रोल कर पाते हैं। तो चलिए आज समझते हैं हम इसी प्रकार के सर्किट के बारे में कुछ डिटेल से। चलिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपनी लैब में। तो हम आगे अपनी लैब में और यहां आपको दिख रहे हैं ये तीन बल्ब और एक है हमारे पास बैटरी इल्यूमिनेटर। हम इस बैटरी इल्यूमिनेटर के इन दो टर्मिनलों से इन बल्ब को कनेक्ट करके देखते हैं। तो चलिए पहले हम यहां से दो वायर ले लेते हैं, एक इसके पॉजिटिव टर्मिनल से और एक इस बैटरी इल्यूमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से, कुछ इस प्रकार से। देखिए, अब हमारे पास दो वायर आ चुकी हैं और यहां आप देख रहे हैं इन तीनों बल्ब के दो दो टर्मिनल हैं। देखिए, एक ऊपर की ओर आपको दिख रहा है, एक नीचे की ओर। ठीक ऐसे इस बल्ब में भी और इस बल्ब में भी। मान लीजिए ये इसका हेड टर्मिनल है, ये इसका हेड और ये इसका हेड, और ये टर्मिनल है इसका टेल टर्मिनल, ये भी इसका टेल टर्मिनल है और ये इसका टेल टर्मिनल है। तो चलिए हम देखते हैं इनको कनेक्ट करके कुछ इस प्रकार से। देखिए, हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया है। हेड को इस बल्ब के हेड को हमने दूसरे बल्ब के हेड के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरे बल्ब के हेड को इस तीसरे बल्ब के हेड के साथ। ठीक ऐसे ही टेल टर्मिनल को टेल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो चलिए अब हम इस बैटरी इल्यूमिनेटर को स्विच ऑन करके देखते हैं। देखिए, जैसे हमने स्विच ऑन किया, तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं, तीनों बल्ब में लाइट आ चुकी है। तो हमने ये कनेक्शन आखिर बनाया कैसे? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि यह है इसका हेड टर्मिनल और यह इसका टेल टर्मिनल। तो हम यहां कह सकते हैं कि हमने पहले बल्ब के हेड, दूसरे बल्ब के हेड टर्मिनल और तीसरे बल्ब के हेड टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। और ठीक ऐसे ही हमने पहले बल्ब के टेल और दूसरे बल्ब के टेल और तीसरे बल्ब के टेल टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट किया हुआ। तो यहां लिखा भी हुआ है, देखिए, कि प्रतिरोधकों का पहला सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा अंतिम सिरा अगले प्रतिरोधक के अंतिम सिरे से संयोजित होता है। तो यहां ये विशेष बात है इस कनेक्शन की, इस सर्किट की ये एक स्पेशलिटी है कि हम हेड को हेड से कनेक्ट करते हैं और टेल को टेल से कनेक्ट करते हैं। और ऐसा सर्किट जिसमें हम हेड को हेड से कनेक्ट करते हैं टर्मिनल से और टेल को टेल टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम समांतर या फिर पार्श्वक्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन। तो अब आप जान चुके हैं कि पैरेलल कनेक्शन क्या है। बच्चों, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि पैरेलल कनेक्शन क्या है, लेकिन क्या हो अगर हम यहां पर इस बल्ब के अक्रॉस और इस बल्ब के अक्रॉस और इस बल्ब के अक्रॉस एक एक स्विच लगा दें। तो चलिए देखते हैं
कि क्या होता है। देखिए हमने स्विच लगा दिए हैं तीनों बल्ब के अक्रॉस इस वायर से कनेक्ट करते हुए। अब चलिए हम इसे स्विच ऑन करके देखते हैं। इस बैटरी लिमिटर को जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। आपकी बार देखिए यहां पर कोई भी बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग यह है कि यहां तक अभी करंट फ्लो नहीं हुआ है, जबकि आप देख रहे हैं कि हमारा बैटरी इल्यूमिनेटर ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम इन स्विच को ऑन करके देखते हैं। हम पहले इस बीच वाले स्विच को ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे हमने इस स्विच को ऑन करा तो हमने देखा कि ये बल्ब ग्लो करने लग गया। अब हम फर्स्ट वाले को ऑन करते हैं और अब थर्ड वाले को, और अब हम ऑफ करके देखते हैं इस फर्स्ट वाले स्विच को कि क्या होता है। देखिए जैसे हमने स्विच ऑफ किया तो आपने देखा बल्ब भी बंद हो चुका है। हम कह सकते हैं कि जब कनेक्शन पैरेलल हो, जब पैरेलल सर्किट बना हो, तो उसमें हम अलग अलग उपकरणों को अलग अलग स्विच से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक इसकी स्पेशलिटी है। तो हम इसे लिख भी सकते हैं कि हम समांतर या फिर पार्श्वक्रम संयोजन में जितने भी उपकरण हो, सभी उपकरण पृथक पृथक स्विच से चालू तथा बंद, ऑन या ऑफ किए जा सकते हैं। इसीलिए बच्चों हमारे घरों में जो सर्किट बना होता है वो बना होता है पैरेलल कनेक्शन का। तो अब आप समझ चुके होंगे कि उस रूम में हम जो वो तीनों उपकरण थे उनको कैसे और किस सर्किट के थ्रू अलग अलग स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन कर पा रहे थे। तो बच्चों यहां तक अब आप समझ चुके होंगे कि हम अपने घरों में समांतर क्रम संयोजन से ही सर्किट क्यों बनाते हैं। तो चलिए अब यहां देखते हैं हम कि क्या हो अगर हम यहां पर एमीटर ले लें और इस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है करंट उसको मेजर करके देखें। तो चलिए हम इन्हें हटा लेते हैं यहां से स्विच को और ले लेते हैं हम एमीटर। तो देखिए ये आ गए हैं हमारे पास मल्टीमीटर्स। ये देखिए हमारे पास यहाँ हैं 4 मल्टीमीटर्स। आप देख रहे होंगे इस मल्टीमीटर में जो हमने इसकी नोब को सेट किया हुआ है वो है एमीटर पर, यानी कि ये अभी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। अब बच्चों हम इन एमीटर्स को इस सर्किट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं और मेजर करते हैं इसमें फ्लो होने वाले करंट को। तो देखिए हम पहले वाले एमीटर को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। देखिए यह है इस बैटरी एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और यह है इस मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो कि अभी मेजर करने वाला है इलेक्ट्रिक करंट को। तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया है कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इससे हम एक वायर ले लेते हैं जो कि हमने आगे को कुछ इस प्रकार से बढ़ा दिया। अब देखिए ये जो मल्टीमीटर है अभी ये जो मेजर करने वाला है करंट वो इस पूरे सर्किट का करंट मेजर करने वाला है, क्योंकि हमने इसे किसी बल्ब के अक्रॉस नहीं जोड़ा हुआ है, हमने इसे जोड़ा हुआ है इस पूरे सर्किट के साथ जोड़ दिया गया। तो ये जो फर्स्ट वाला आपका जो मल्टीमीटर मेजर करेगा अभी वो इस पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा। अब देखिए हम इस जो सेकंड वाले और जो थर्ड है और जो फोर्थ वाला मल्टीमीटर है इसे कुछ अलग प्रकार से इन बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए कैसे, हमने एक वायर ले ली जिसको हमने कनेक्ट कर दिया इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर। आप देख रहे होंगे हमने तीनों मल्टीमीटर्स को कुछ इसी प्रकार से कनेक्ट किया हुआ है। और अब ये नेगेटिव टर्मिनल बचा हुआ है इसे हम कनेक्ट कर देते हैं इस बल्ब के टर्मिनल से कुछ इस प्रकार से। तो अब आप देख पा रहे होंगे इन तीनों और ये जो पहला वाला मल्टीमीटर है इन तीनों के कनेक्शन में डिफरेंस। देखिए जो तीनों मल्टीमीटर्स लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं इस बल्ब के अक्रॉस, यानी कि ये मेजर करेंगे इस बल्ब के अक्रॉस फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को, जबकि जो ये वाला मल्टीमीटर है ये मेजर करने वाला है इस पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को। तो चलिए अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे हमने स्विच ऑन किया तो हमारे पास कुछ रीडिंग्स आ गई। देखिए पहले वाले मल्टीमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो है 4.93 एम्पियर की, सेकंड वाले में आ रही है 2 एम्पियर, थर्ड वाले में 1.60 और जो लास्ट वाला लगा है वो है 1.33 एम्पियर की। अब ऐसा आखिर में क्या हो रहा है यहाँ, देखिए यहां पर और इन तीनों मल्टीमीटर्स में आप देखेंगे इन तीनों मल्टीमीटर्स की जो रीडिंग है अगर हम उसे ऐड कर दें तो हम पाएंगे कि वो जो सम आएगा इन तीनों का वो आएगा इस मल्टीमीटर की रीडिंग के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो मल्टीमीटर शो कर रहा है वो है इसमें फ्लो होने वाला करंट I, और ये जो है फर्स्ट वाला मल्टीमीटर ये सपोज I1 है, इसमें फ्लो होने वाला करंट इसमें I2 और इसमें I3।
तो हम कह सकते हैं ये जो I है यानी कि टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस बल्ब के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट और इस बल्ब के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट और इस बल्ब के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट के सम के इक्वल है। तो ये हम सीख गए यहां पर कि अगर कनेक्शन पैरेलल में हो तो उस सर्किट में जो डिफरेंट अप्लायंसेस लगे होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो डिफरेंट अमाउंट में होता है और ये डिपेंड करता है इनके रेजिस्टेंस पर, इनकी प्रतिरोध की क्षमता पर, या हम कहें कि उपकरण के प्रतिरोध पर। ये जो करंट आपको दिख रहा है ये इन उपकरणों के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो हम इसे यहां नोट भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि सभी प्रतिरोधकों में पृथक पृथक धारा प्रवाहित होती है। पृथक पृथक प्रतिरोधों में प्रवाहित कुल धारा का मान परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा के बराबर होता है। देखिए यहां लिखा हमने कि I जो है वो इक्वल होगा I1, I2 और I3 के। और एक और बात जो इस पैरेलल कनेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सभी उपकरणों में पृथक पृथक धारा प्रवाहित होने से पृथक पृथक पावर रेटिंग वाले उपकरणों को उनके प्रतिरोध के अनुसार पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा उपलब्ध हो पाती है। ये भी इस सर्किट की एक खूबी है बच्चों कि जो इस सर्किट से जुड़े हुए जितने भी उपकरण होंगे उनमें उनकी प्रतिरोध की क्षमता के अनुसार ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाते हैं। तो अब तक आपने देखा कि हमने जब मेजर किया इलेक्ट्रिक करंट तो उसने किस प्रकार का बिहेवियर शो करा इस पैरेलल सर्किट में। चलिए अब हम इस पैरेलल सर्किट के साथ जोड़ देते हैं वोल्टमीटर को, यानी कि वो अब नापेगा इसकी वोल्टेज। तो हम ले लेते हैं फिर से मल्टीमीटर्स ले लिए हमने। देखिए ये तो वो पहले के मल्टीमीटर्स ही हैं और ये हमने ले लिए अब की बार फिर से मल्टीमीटर लिए, 3 मल्टीमीटर और ले लिए हैं, लेकिन अब की बार आप यहां देख रहे होंगे कि नोब जो सेट है वो है वोल्टमीटर पर, यानी कि ये अब नापने वाला है मल्टीमीटर इस सर्किट में फ्लो होने वाली वोल्टेज को। देखिए अब हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं इस बल्ब के अक्रॉस। देखिए पहले आप देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये आपने देखा इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये यहां से आने वाले पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब बच गया इसका नेगेटिव टर्मिनल, तो हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कुछ इस प्रकार से। तो हमने ये कनेक्ट कर दिया है इस बल्ब के अक्रॉस, ये वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है इस बल्ब के अक्रॉस ये सेकंड वाला, और इस थर्ड बल्ब के अक्रॉस ये थर्ड वाला वोल्टमीटर अब की बार कनेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अगर हम स्विच ऑन करते हैं। देखिए हमने स्विच ऑन करा तो पहले की रीडिंग तो बिल्कुल वैसे ही आई है जैसे पहले थी, लेकिन यहां आप देखिए इस वोल्टमीटर में अब की बार रीडिंग्स कैसी है। आप देख रहे होंगे कि तीनों बल्ब के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज मिल रही है वो है 8 वोल्ट, या हम कहें जो टोटल वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं इस सर्किट को वही वोल्टेज इन तीनों बल्ब के अक्रॉस पहुंच रही है। तो हम कह सकते हैं कि V जो टोटल वोल्टेज थी वो हर जगह पर V ही है, ना कि इस I की तरह अलग अलग जो अप्लायंस लगे हुए हैं उनमें अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, बल्कि यहां आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज इस बैटरी लिमिटर द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी वो सभी बल्ब के अक्रॉस उतनी ही रह रही है। तो हम एक बात और सीख गए यहां से पैरेलल कनेक्शन के लिए कि सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। देखिए सभी के बीच का जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है। तो ये भी इस पैरेलल कनेक्शन की एक और विशेषता है कि जितने भी उसमें प्रतिरोध जोड़े गए होंगे उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, जितनी उसको वोल्टेज प्रोवाइड कराई जा रही है उसके बराबर रहने वाला है। तो बच्चों यहां तक हम जान गए हैं कि क्या होता है पैरेलल कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। चलिए अब हम इसका एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए यहां पर जो दिख रहे हैं आपको ये 3 प्रतिरोध हैं, जैसा कि यहां पर ये थे 3 बल्ब, और हम इन प्रतिरोधों का नाम दे देते हैं कुछ इस प्रकार से R1, R2 और R3। और यहां पर आपने एक लिया था बैटरी इल्यूमिनेटर जिसमें आपने एक वोल्टेज दी थी, वो है माना V वोल्ट। तो चलिए अब हम इस सर्किट का स्विच ऑन करके देखते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे हमने स्विच ऑन करा तो हम पाते हैं कि जो धारा है वो 3 भागों में बढ़ गई। देखिए 3 भागों में बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक करंट को 3 पाथ मिल चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला है जिसमें R1
प्रतिरोध लगा था, ये सेकंड वाला पाथ और ये थर्ड वाला पाथ। तो हम कहेंगे कि धारा 3 भागों में बढ़ गई, तो हमने इस करंट का नाम भी रख दिया I1, I2 और I3। और आपने एक और चीज देखी थी यहां पर, जब हमने वोल्टमीटर सेट किए थे तो वोल्टमीटर में आपने देखा था कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों प्रतिरोधों के अक्रॉस सेम रह रहा था, और वो था इस बैटरी द्वारा जो इसको वोल्टेज प्रोवाइड कराई जा रही है उसके बराबर। तो बच्चों अब हम इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए यहां हम इसे नोट करते हुए चलते हैं। हमने देखा कि I जो करंट था, टोटल करंट, वो इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। देखिए I1, I2 और I3 ये तीनों के तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि ये इक्वल होता है इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के। तो हमने वही बात यहां लिखी है, और मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपने इससे पहले एक नियम पढ़ा है, ओम का नियम। तो आप जानते हैं ओम के नियम अनुसार क्या है, V इज इक्वल टू I R। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि I बराबर क्या होगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा V ओवर R। तो देखिए I की वैल्यू आ गई V ओवर R। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे I1 बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, और ऐसे I2 और I3 भी। तो चलिए उन्हें भी नोट करके देख लेते हैं हम। I1 ठीक ऐसे I2 इज इक्वल टू V ओवर R2 और I3 इज इक्वल टू V ओवर R3। अब बच्चों अगर हम ये जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें कुछ इस प्रकार का मिलने वाला है। देखिए हमने इस I की जगह पर रख दिया है V ओवर R, ये रख दिया, और हमने I1 की जगह पर रख दिया देखिए V ओवर R1, I2 की जगह पर V ओवर R2 और I3 की जगह पर V ओवर R3। अब यहां पर अगर हम V को कॉमन ले लें कुछ इस प्रकार से, देखिए तो यहां हो गया 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और V को जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास बच जाने वाला है कुछ इस प्रकार से लास्ट इक्वेशन, वो है 1/RP। यहां हमने P लिख दिया है, P जो डिनोट कर रहा है वो है पैरेलल कनेक्शन को। तो 1/RP इज इक्वल टू हो जाने वाला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर यहां पर और भी प्रतिरोध लगे होंगे तो वो भी इसी क्रम में आगे को बढ़ते हुए जाएंगे। तो हमें एक फाइनल फॉर्मूला मिल गया इस पैरेलल कनेक्शन के लिए। और बच्चों यहां पर जो फॉर्मूला मिला है ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि पैरेलल कनेक्शन में अगर हमने प्रतिरोधों को जोड़ा है तो उनका जो टोटल रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो इन प्रतिरोधों से कम होगा, यानी कि घट जाएगा। तो बच्चों हम इसे नोट करके भी देख लेते हैं। हम कहेंगे कि पार्श्वक्रम संयोजन पैरेलल कनेक्शन में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध संयोजित प्रतिरोधों से कम होता है। हमेशा याद रखिए जितने भी इसमें जो रेजिस्टेंस जोड़े गए होंगे इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उनसे कम आएगा। अब देखते हैं कि हमने अब तक पार्श्वक्रम संयोजन या फिर पैरेलल कनेक्शन के बारे में क्या क्या जान लिया है। तो देखिए हम फटाफट से एक बार रिकैप कर लें। हमने अब तक जाना I के बारे में, I यानी कि धारा, करंट के बारे में हमने जाना कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान पृथक पृथक रहता है। देखिए पैरेलल कनेक्शन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान पृथक पृथक रहता है। यहां एक और बात जो हमने समझी अब तक वो है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मीनिंग हुआ कि अगर प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा का मान कम हो जाएगा, यदि रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो करंट की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। अब हमने क्या जाना, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज की अगर हम बात करें उसके बारे में, तो हमने जाना कि सभी प्रतिरोधकों में विभवांतर समान होता है। और रेजिस्टेंस के बारे में हमने जाना कि समांतर या फिर पार्श्वक्रम संयोजन में कुल तुल्य प्रतिरोध जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। और लास्ट में हमने एक फॉर्मूला निकाला, वो था Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बच्चों ये सब कुछ जान लिया हमने पैरेलल कनेक्शन के लिए। चलिए बच्चों एक बार फिर से हम चलते हैं अपने उस रूम में जहां पर हमने 3 उपकरण लिए थे और देखते हैं कि उनकी वायरिंग आखिर में कैसे की गई थी। तो चलिए हम आगे देखिए फिर से उस रूम में। हम स्विच ऑन करते हैं टीवी को। देखिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये कनेक्शन यहां पर कौन सा बना हुआ है। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं कि यहां जो कनेक्शन हमारे घरों में बना हुआ है ये है
पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि यहां हम सेपरेट स्विच से सेपरेट जो अप्लायंसेस हैं उनको ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो अब की बार हम ऑफ करके देख लेते हैं पहले फैन को। फैन ऑफ हो चुका है, अभी भी टीवी और लैंप जला हुआ है। तो चलिए अब हम इस पीवीसी जो लाइन है इसको यहां से हटा के देखते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, हमने जैसे ही लाइन हटाई तो हमें यहां पर को मिल गए हैं दो वायर जो आपकी मेन से कनेक्टेड है। देखिए यहां आप देख रहे हैं कि दो की दो वायरें इस बोर्ड के अंदर आ रही हैं, जैसे कि हमने बताया था हेड टू हेड और टेल टू टेल। देखिए अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम इस बोर्ड को यहां से हटा करके देखते हैं कि आखिर में इसके पीछे की वायरिंग की कैसे गई है जिससे ये कनेक्शन बन गया है पैरेलल कनेक्शन। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब देखिए आपके सामने दिख रहा होगा आपको। देखिए जो रेड वाली वायर है ये है इसके हेड रीजन में। देखिए इस पहले वाले जो सर्किट बना है हमारा, जो यहां पर लगा एक स्विच, इस स्विच के हेड में है, जबकि जो ग्रीन वाली दिख रही है आपको, मान लीजिए ये है इसके टेल में। अब देखिए जब ये दोबारा आगे को जा रही है तो ये फिर से कहां चलेगी, ये जो सेकंड वाला सर्किट बना हुआ है हमारा, जिससे दूसरा वाला एक अप्लायंस जुड़ा हुआ है, या हम कहें कि एक प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, उसकी टेल रीजन में। और जबकि ये रेड वाली जो वायर है ये अभी भी इसके हेड रीजन में है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि समांतर क्रम संयोजन जब भी होगा उसमें जो कनेक्शन दिए जाएंगे वो हेड टू हेड और टेल टू टेल दिए जाएंगे। ये इनकी एक विशेषता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे घर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, जिससे कि हम अलग अलग स्विच से अलग अलग उपकरणों को ऑन या फिर ऑफ कर पाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ समझते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो देखिए ये आ गए आपके सामने क्वेश्चंस। यहां पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए परिपथ में कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित नहीं है। देखिए यहां पर कुछ 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं आपको, R1, R2, R3 और R4, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस ऐसा है जो पैरेलली कनेक्टेड नहीं है। तो आपको पैरेलल कनेक्शन के लिए पता होना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन जब भी होगा तो वहां पर वो जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे वो हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्ट होंगे। तो देखिए यहां पर हम पहले बात करते हैं R1 की। R1 का मान लीजिए कि ये रीजन जो है ये है हेड रीजन, तो मैं इसको H लिख देता हूं, और ये है इसका टेल रीजन। ठीक है, ऐसे देखिए R2 के लिए ये है इसका हेड रीजन और ये है इसका टेल रीजन। तो ये दोनों तो हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्टेड हैं। तो हम कहेंगे कि ये तो ऑप्शन गलत हो गए, R1 और R2 तो हैं पैरेलली कनेक्टेड। अब हम बात कर लेते हैं R3 की। तो देखिए R3 का ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, यहां वाला जो टर्मिनल दिख रहा है ये है, मान लीजिए इसका हेड टर्मिनल है और ये है इसका टेल टर्मिनल। तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि R3 भी इसके हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्टेड है। तो हम कहेंगे कि R3 ऑप्शन भी इसमें नहीं आ सकता। अब हम बात कर लेते हैं R4 रेजिस्टेंस की। देखिए R4 रेजिस्टेंस के बारे में हम देखते हैं। अब देखिए ये जो वायर आ रही है, देखिए ये अभी टेल वाली है, तो हम कहेंगे कि यहां पर तक तो टेल वाला रीजन है इसका, जो ऊपर से सर्किट आ रहा है ये इसका टेल सर्किट है। तो हम मान लेते हैं कि ये भी जो हिस्सा है इसका, ये जो टर्मिनल है इस रेजिस्टेंस का, ये इसका टेल टर्मिनल है और ये है इसका हेड टर्मिनल। तो अब देखिए ये इसके टेल से जुड़ा है इसका पीछे वाला हिस्सा, और इसके जो आगे वाला जो हेड टर्मिनल है वो दूसरे के टेल टर्मिनल से कनेक्टेड हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कनेक्शन है यहां से लेकर के यहां तक का जो ये R4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये पैरेलली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्ट नहीं है। इसलिए यहां पर जो सही आंसर हो जाने वाला है वो है R4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि दिए गए परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो आपने निकालना है। तो आपको पता है, आपको पास एक फॉर्मूला है, वो है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 ओवर 1/R2। अब 1/R1 की वैल्यू है यहां पर को देखिए 6 ओम और R2 की वैल्यू है 2 ओम। तो हम इन डेटा को इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं। कैसे देखिए, हम लिख लेंगे 1/6 प्लस 1/2 कुछ इस प्रकार से, और आप ले लीजिए इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितने आने वाला है, वो आ जाएगा 6। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 से 6 को डिवाइड कीजिए, कितनी टाइम जाएगा, 6 बन जाए 6 प्लस 2 से 6 को डिवाइड जब करेंगे 2 3 जा 6, और ये हो जाने वाला है 4/6। तो हम कहेंगे हमारे पास एक वैल्यू आ गई 4/6 इज इक्वल टू 1/Rp। सो दैट अगर हम Rp को फाइंड आउट करना चाहें तो कितना आएगा बच्चों,
वो आ जाएगा आरपी इज इक्वल टू 6/4। और जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो वो आपका आंसर आने वाला है 1.5 ओम। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 1.5 ओम। चलिए अब बढ़ते हैं हम एक थोड़े से बड़े और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर को, जो कि एक है न्यूमेरिकल। देखिए इसको सही से पढ़ लेते हैं। पहले यहां दिया गया है कि दिए गए परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर पृथक पृथक प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपने यहां पर को बहुत सारी चीजें एक साथ कैलकुलेट करनी है। यहां पर को आपने कैलकुलेट करना है जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा और टोटल इलेक्ट्रिक करंट, और जो ये हैं आपके रेजिस्टेंस, इनके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को भी आपने कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहला काम होता है किसी भी न्यूमेरिकल में उसके डेटा को उतार लेना। तो चलिए हम इसका डेटा को पुट कर लेते हैं। कैसे डेटा उतार लेते हैं हम? पहले हमें दिया है R1 इज इक्वल टू 3 ओम, और R2 की वैल्यू दी है आपको, R2 इज इक्वल टू 4 ओम, और R3 दिया है आपको 6 ओम, और आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस V जो दिया गया, वोल्टेज जो दी गई है वह 6 वोल्ट की। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप निकालिए इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि आपको जो फाइंड आउट करना है वह है RP इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है आपने, और इसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट I आपने निकालना है। और एक और बात आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में, यानी कि जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं, जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, इनके अक्रॉस जो यहाँ पर को रीडिंग आने वाली वो भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं आरपी को। आप जानते हैं कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब इस इक्वेशन में हम इस डेटा को पुट करके देखते हैं। यहां हो जाएगा 1/R1 की जगह पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/R2 की जगह पर आ जाएगा 1/4, और लास्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/R3 की जगह पर आ जाएगा 6। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसका एलसीएम आ जाने वाला है 12, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12, तो यहां आ जाएगा 4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 12, तो ये आ जाने वाला है यहां पर 4 प्लस 3 प्लस 2, और ये हो जाएगा 9/12। अब आपके पास आ गया 1/RP इज इक्वल टू 9/12, सो दैट RP इज इक्वल टू 12/9। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाने वाला है 1.33। तो जो आपका फर्स्ट आंसर आ गया, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 1.33 ओम का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपसे पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि प्रवाहित होने वाली धारा, जो टोटल करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो हम I को निकाल लेते हैं ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार क्या है आप जानते हैं, I इज इक्वल टू V/R। तो देखिए V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू आपको दी है 6 वोल्ट, तो हम लिख लेंगे यहां पर को 6/R की वैल्यू जो आपको दी गई है, अभी अभी आपने जो निकाली है R की वैल्यू, वो निकाली है 1.33। तो ये आ गया देखिए 1.33, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.51, इसको हम लिख लेते हैं 4.5 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ गई 4.5 एम्पियर, और ये जो वैल्यू आई है वो आई है इस जगह पर, इस एमीटर की रीडिंग है, क्योंकि इसने पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया हुआ है। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर को। ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में पृथक पृथक प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं ये है हमारा R1, और यहां पर को जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा वो होगा I1, और यहां पर को I2, और यहां पर को I3। तो अब हम मेजर करेंगे ये I1, I2 और I3 की वैल्यू। तो कैसे देखें, आप लिख लेंगे यहां पर को I1 इज इक्वल टू V/R1, और V की वैल्यू क्या है
6 वोल्ट, 6 ओवर R1 की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 3 ओम, तो ये आ गया 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो हम कहेंगे कि I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एम्पियर। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेते हैं I2 की वैल्यू। I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V ओवर R2। देखिए V ओवर V है 6 वोल्ट और R2 की वैल्यू दी है 4 ओम्स, तो हो गया V की वैल्यू आ गई देखिए 6 ओवर 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो हम कहेंगे I2 की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर। और इसके बाद हम निकाल लेते हैं I3। I3 की वैल्यू हो जाएगी V ओवर R3 और V की वैल्यू है यहाँ पर 6 वोल्ट और R3 की वैल्यू देखिए ये है 6 ओम, तो ये आ गया 6 ओवर 6 और जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 1। तो हम कहेंगे I3 की वैल्यू आ गई हमारी 1 एम्पियर। तो देखिए अब हमारे पास आ गई हैं इन तीनों जो रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उनकी वैल्यूज हमने निकाल ली। और देखिए अब आपका आंसर सही आया या नहीं आया उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इस I1, I2 और I3 को जोड़ दें तो वो टोटल वैल्यू आ जानी चाहिए इस I के बराबर। देखिए करके देखते हैं हम। यहाँ पर है हमारा I1 की वैल्यू है 2, हम लिख लेते हैं यहाँ पर I इज इक्वल टू होने वाला है I1 प्लस I2 प्लस I3 और इनको ऐड करके देखिए आप। देखिए पहले है 2 एम्पियर प्लस 1.5 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, तो कितना आ गया देखिए, इनको सबको ऐड करा हमने 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 4.5 एम्पियर, क्योंकि ये वैल्यू हमारी आई थी। इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से आपने करने हैं अपने न्यूमेरिकल। आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।